हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम राम भट्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और फाइनली सैटरडे आ गया और आप लोग के लिए एसबीआई क्लरिकल की एक वीडियो आज आपके सामने आ चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो भी रिमेनिंग डेज हैं आपके 50 to 55 डेज, इसमें हम एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो फॉर श्योर 100% आप एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, जो कि आपका 2022 अक्टूबर के लास्ट में या स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में होने वाला है। सबसे पहली बात, जो लोग लगातार कई साल से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर करने वाले हैं वो चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करके बनाई जा रही है। बाकी कुछ दिन में ही मैं मेंस, स्पेशली सिर्फ मेंस के लिए एंड देन हम कंबाइंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक वीडियो अपलोड करेंगे, यानी आगे आने वाले टाइम में आपको नेक्स्ट 2 और वीडियोस मिलेंगी। फिलहाल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअली में हमारे एसबीआई क्लरिकल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या आने वाला है। हमारे 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, देन उसके बाद आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके होने वाले हैं। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा। देन आपका रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, आपको 20 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन ओपन होगा, जिसमें आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट का सेपरेट टाइम दिया जाएगा। ऑल ओवर आपका 1 आवर का एग्जामिनेशन होने वाला है और आपके सामने 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और अब इस 100 क्वेश्चन को हमको कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके हम इन 50 से 55 दिनों में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपका बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि सर इंग्लिश के लिए हम क्या करें। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता भी चुका हूं, एक बार फिर बताऊंगा। इंग्लिश में 2 ही चीजें हैं मेन इंपॉर्टेंट। सबसे पहला आपका पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा आपका टेंसेस। अगर ये 2 टॉपिक्स पूरा तो कोई क्लियर नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इंग्लिश में महारत हासिल कर लेनी है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स रेगुलेशन आपको पढ़ लेने हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब जो भी है थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। और टेंसेस में आपको, जो हम लोग 7th 8th में टेंसेस पढ़ते थे कि कहां पे हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, कहां पर थर्ड फॉर्म लगाना होता है, हैज, हैव, हैड, कुड, शुड, इन सब में जो भी एरर है, वॉज, वर में जो भी एरर है, कॉमन एरर है, बेसिक सी एरर है जो हम 7th 8th में पढ़ते थे, बट हम भूल चुके। टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है, फ्यूचर, इसको लेके आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। बस ये 2 टॉपिक अगर आप, मतलब टेंसेस तो आप पूरे कवर कर लीजिए, ठीक है, कि किस टेंसेस में कौन से वर्ब का प्रयोग होता है, कहां पर सिंगुलर नाउन होना है, कहां पर प्लूरल नाउन होना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको बिल्कुल एकदम डिटेल में जाना है, बस थोड़ी थोड़ी ऊपर से अगर बेसिक नॉलेज आप इंग्लिश में रखते हैं या रख सकते हैं, जैसे अभी आपके पास टाइम है 50 से 55 दिन, तो इन दिनों में आपको बहुत अगर ज्यादा लगेगा तो 2 दिन में आप, अगर एक ऐसे एस्पिरेंट है जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या 8th की अपनी इंग्लिश की बुक उठाएंगे तो टेंसेस को क्लियर कर लेंगे। और अदरवाइज अगर आपका इंग्लिश बिल्कुल अच्छा भी है तो भी एक बार आप गो थ्रू हो लीजिए टेंसेस से और पार्ट ऑफ स्पीच से। ये करने के बाद, इतना करने के बाद, मैं हमेशा से बोलते आता हूँ इंग्लिश क्या है बैंकिंग इंडस्ट्री में। इंग्लिश यही है कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है, समझने की एफिशिएंसी अच्छी है, इंग्लिश आप समझ सकते हो, पढ़ के उसको किसी को समझा सकते हो, तो आप इंग्लिश में बेटर कर रहे हो। और अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं, मतलब आप रीडिंग क्या, वैसा तो कुछ है नहीं कि आप अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ते हैं तो आप कोई भी इंग्लिश की बुक उठाकर कोई न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, मतलब एनीथिंग, बस इंग्लिश आपको रीड करनी है, समझना है। और अगर आपके साथ कोई और है, इतना अच्छे से समझना है कि आप उसको समझा सकें। अगर आपके सामने कोई है और अगर आपने एक एडिटोरियल पढ़ा, अभी 10 मिनट हुआ आपको पढ़े हुए, तो आप उसको इतना अच्छे से और इतना बारीकी से समझिए कि एटलीस्ट आप किसी को समझा सकते हैं कि भाई इस एडिटोरियल का जो रेफरेंस है इसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया। अगर इतनी आप में समझ है तो इंग्लिश आपकी अच्छी है। अगर इतनी समझ आप में नहीं है तो हमें यही समझ को डेवलप करना होता है इंग्लिश में। यानी ये समझ कैसे डेवलप होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। आप डेली 1 घंटा रीड करें। अब वो जरूरी नहीं कि आप न्यूज़पेपर रीड करें, एडिटोरियल रीड करें, मॉक टेस्ट को रीड करें, कोई नॉवेल पढ़ लें, कोई इंग्लिश मूवी देखें, कुछ भी कर लें, एनीथिंग, मगर इंग्लिश से आपको गो थ्रू होना है। मतलब आपको रीडिंग अपनी डेवलप करनी है। जब रीडिंग डेवलप हो जाए और आपने टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच में थोड़ी बहुत पकड़ बना ली है, उसके बाद आपका मुद्दा आता है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका कोई भी पोर्शन कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। जब आप इंग्लिश समझने लगते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस करना होता है। जैसे अभी 50-55 दिन में आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहली बात तो इंग्लिश को पढ़िए। अगर
न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल वगैरह। जैसे मेरे हिसाब से मैं बताता हूँ, अगर आप वाकई में बहुत सीरियस है तो 50-55 दिन की बात है। डेली अगर एक एडिटोरियल भी आप पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से, द हिंदू से, किसी से भी अगर एक एडिटोरियल, तो उससे फायदा ये होगा कि एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, दूसरा आपको करंट से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे उस एडिटोरियल में समझ में आएंगे, यानी आपका जीए भी कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने एसबीआई पीओ मेंस दिया था, या शायद क्लरिकल का मेंस दिया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेंस देते वक्त मेरे जो जीए में क्वेश्चंस आए थे, एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने किसी भी जीए की पीडीएफ में, करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ रखा था, लेकिन वो जो दो क्वेश्चंस थे वो मैंने एक बार एडिटोरियल में पढ़ा था। हालांकि मैं श्योर नहीं था और मेरे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहे थे, और एक मैंने सोच के लगाया, कुछ अपना आइडिया लगाया कि हाँ शायद मैंने यही पढ़ा था। फिर मैं जब घर आया उस चीज़ को सर्च किया कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो मुझे पता लगा था कि वो आज से 2 महीना पहले के एडिटोरियल में मैंने ये पढ़ रखा था, और वो सेम क्वेश्चन जीए का आया रखा था। हालांकि मैं जब जीए के लिए तैयारी कर रहा था करंट अफेयर्स की, तो वो क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं पाया, लेकिन वो एडिटोरियल का क्वेश्चन था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एडिटोरियल का एक बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आप पढ़ रहे हैं, आपको समझने की शक्ति आ रही है, एफिशिएंसी डेवलप हो रही है, उसमें जो भी वर्ड्स मीनिंग आ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं। उसके बाद आपके लिए फायदा ये होता है कि भाई अगर करंट, क्योंकि वो टॉपिक जो होता है ना वो हॉट टॉपिक होता है, जो लेटेस्ट में चल रहा है, कि किसी ने कुछ कह दिया, या कोई इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक आता है, जनरली ऐसे ही आते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है, कुछ अगर किसी हमारे कंट्री से कोई भी अगर वाद विवाद चल रहा है या कोई समझौता हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके की पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो ये सब चीजें एडिटोरियल में उठकर आती हैं, मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड चीजें आती हैं, तो वो आपके करंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझेंगे कि अगर इंग्लिश आपको स्ट्रॉन्ग करनी है तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, और ये सब चीजें करनी है। इतना करने के बाद जो 50-55 दिन बचे हैं, इसमें आपको कम से कम डेली 1, 2, 3 क्विज लगाने हैं पढ़ने के अलावा। मतलब सुबह में 1 घंटा या 1.5 घंटा आप इंग्लिश को टाइम दे लीजिए, रीडिंग करने के बाद जब उसके बाद आप अपने अदर सब्जेक्ट्स के पे गो थ्रू हो सकते हैं। देन उसके बाद जब आपको शाम को टाइम मिले तो कोई भी किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, कोई भी अड्डा हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, कोई भी है जो क्विजेस प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पर जाइए, तो 3 क्विज ऐसे ही रैंडमली दे लीजिए, डेली दीजिए। 50-55 दिन में जो भी बचे हुए डेली दीजिए। टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच पे थोड़ा बहुत अगर आपने नोट्स बना रखा है, कहीं अगर आप पढ़ते आए हैं, यूट्यूब पे पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, या फिर किसी टीचर से कभी किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, तो उनके जो नोट्स हैं उसको थोड़ा बहुत बस रिवाइज करते रहिए। अगर इतना आप इंग्लिश में करते हैं तो कोई दिक्कत आपको इंग्लिश में होने ही नहीं वाली है, लेकिन इतना करिए पहले, इतना करने की आपको सख्त जरूरत है, और अगर आप इतना करते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, इंग्लिश आपकी ठीक ठाक जाने वाली है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने एक फिल्म्स की वीडियो बनाई थी 2021 को टारगेट करते हुए, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि इंग्लिश में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मतलब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कितने नंबर का आता है, आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है, रीअरेंजमेंट आता है, मिसस्पेल्ड आता है, कॉमन एरर आता है, ये सब कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा था, तो उसको भी देख लीजिए। और जो जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ कि हाँ इंग्लिश में ये चीज़ें आती हैं, आपके 30 क्वेश्चन जो आते हैं इस पोर्शन से आते हैं, उस पर आपको क्विजेस देने हैं, तो आपको इंग्लिश 50-55 दिन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप इतना करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं होने वाली है, आप ठीक ठाक इंग्लिश में अटेम्प्ट भी करेंगे और नंबर भी लाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, उसके बाद हम अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करेंगे, या फिर हम पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश के बाद लोगों को मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें कि आता क्या क्या है, तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं कि 2 तो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है, यानी 10 नंबर यही कैरी करेंगे। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन अगर आया तो 3-4 आ जाता है, कभी कभार किसी किसी शिफ्ट्स में नहीं भी आता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके 5 नंबर के आने ही आने हैं, बहुत इजी लेवल के आते हैं, अगर आप चाहें तो 1.5 से 2 मिनट में 5 के 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपके 10 से 12 अर्थमेटिक के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज, अब मिसिंग नंबर सीरीज आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज ही आती है। कुल मिला के ये आपके मैथमेटिक्स में इतने क्वेश्चन हुए जो कि 35 नंबर्स के आते हैं। अब मैथमेटिक्स को क्लियर करने के लिए कॉमन सी एक चीज़ें हैं कि हम अर्थमेटिक को पढ़ते रहेंगे, अर्थमेटिक के साथ साथ हमको ये जो छोटे छोटे पोर्शंस है इस पर डेली प्रैक्टिस करनी है, वो चाहे मॉक टेस्ट के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो, चाहे सेपरेट जा रहे हैं तो। जैसे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पर प्रैक्टिस क्या करनी है, पहली बात आपको बॉडमास रूल अच्छे से
समझ में आना चाहिए। इसके अलावा मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ और मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये टाइम है 50-55 दिन का, बहुत अच्छा ही टाइम है कि इसमें आप 50 to 60 के स्क्वायर लर्न कर लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग इस चीज़ से भाग रहे हैं कि हमको 25 तक स्क्वायर याद है और आगे आने वाले समय में हमको इसका यूज़ नहीं होगा, ये गलत बात है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन लगेगा। आप 60 तक स्क्वायर तो कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से आपको लर्न करना ही चाहिए अगर बाकी लोगों से आगे जाना है। भाई 5000 वैकेंसी है, कितने लोग भरेंगे? 5-6 लाख फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसमें से भाई आपके 50,000-60,000 लोग सीरियस तो होंगे। वैकेंसी तो 5 ही हज़ार है। तो इन 50,000-60,000 लोगों से अगर आगे बढ़ना है, इनको आपको बीट करना है, तो आपको इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि आप 60 to 70 स्क्वायर लर्न कर लो। सबसे पहले 60 तक स्क्वायर लर्न कर लीजिए। क्यूब की बात करें तो 25 तक क्यूब लर्न कर लीजिए और टेबल्स की बात करें तो 25 तक टेबल्स लर्न कर लीजिए। बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इसको क्यों इग्नोर करते हैं। ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं होती। अगर आप इसको इग्नोर ना करें तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी सबसे पहले, क्योंकि इससे सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन में आपका अच्छा नंबर गेन होता है। ये 3 चीज़ करने के बाद आपको अपने मल्टीप्लिकेशन की जो स्पीड है उस पर बहुत ध्यान देना है, डिवाइड की स्पीड पर ध्यान देना है, कैलकुलेशन की स्पीड पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी? सबसे पहले जो डबल नंबर्स के मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे 38 इंटू 49, इसमें सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन की कुछ ट्रिक्स होती हैं। मेरे पास टाइम नहीं रहता, नहीं तो मैं ये सब वीडियोस आपको बनाता, अभी कोशिश करूंगा। फिलहाल मैं सोचता हूँ कि अगर स्ट्रेटजी से आप लोग को ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो ज़्यादा बेटर है। ये सब चीज़ें आपको बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मिल भी जाएंगी। तो क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के कुछ ट्रिक्स अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए ऑनलाइन, ठीक है। और ये सब जो मल्टीप्लिकेशंस हैं इसको नॉर्मल यूज में लाइए। अब जैसे अगर आप 38 इंटू 49 होते हैं तो मन में कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि 38 का हमने 49 में 4 डिजिट का 40 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 38 इंटू 40 कितना होता है? 4 3 जा 120, 4 8 जा आपका 24। ऐसे कैलकुलेट करके अगर आप मन में बार बार इन कैलकुलेशंस को करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन की स्पीड पे ध्यान देना है, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। और रही बात अर्थमेटिक की, तो इसमें 3-4 चैप्टर हैं, इनको बिल्कुल बारीकी से क्लियर कर लीजिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एज रेशियो, ठीक है। ये सब 4-5 जो ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पर आपका डीआई बेस्ड होकर आएगी, तो ये 4-5 चैप्टर तो आपको बिल्कुल एकदम इसमें आप अच्छे होने चाहिए। अगर अभी नहीं अच्छे हैं तो भी 2-2 3-3 दिन का टाइम निकाल कर आधा घंटा इन चैप्टर्स के कम से कम 50 से 100 सवाल लगाइए, क्वेश्चंस सॉल्व करिए। इससे आपका अर्थमेटिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो सिंपल सी बात है कि मैथमेटिक्स में आपको कुछ बहुत बड़ा काम करने को मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये जो आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज जनरली लोग इग्नोर करते हैं। अब इनको लगता है यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे से बन जाता है। लेकिन मैं बताऊं, वहां अगर 5 में से आप एक भी छोड़ो तो सारी की सारी गलती आपकी है। अगर 5 रॉन्ग नंबर सीरीज में से आप एक भी छोड़ो, चलो मैं एक्सेप्शन केस नहीं लूंगा, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ ही गया जो किसी से नहीं बना, तो ऐसे एक्सेप्शनल केस को मैं चलो छोड़ दूंगा कि चलो ठीक है भाई एक हो गया। लेकिन अगर आप 5 रॉन्ग नंबर सीरीज में से 1-2 बना रहे हो, 3 बना रहे हो और आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे अच्छा सा टाइम दे रहे हो, दिन रात पढ़ रहे हैं, और रॉन्ग नंबर सीरीज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस या तो आप मिस कर दे रहे हो या गलत बना के आ रहे हो, तो इसमें गलती किसकी है? गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि आप जहां से आसानी से नंबर क्लियर कर सकते थे उसको आपने इग्नोर किया कि ये तो हमें आता है। और मैं बताऊं ये सबकी प्रॉब्लम है, इवन हमारी भी प्रॉब्लम है या थी कह लो, कि हम भी इन चीज़ों को इग्नोर करते थे। लेकिन जब हमने 1-2 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया उसमें हमने देखा कि यार हम फेल हुए या पास हुए, जो भी हुए, लेकिन ये वजह रही, ये रीजंस रहे हैं कि हमने छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर किया है। तो उसके बाद हम इन चीज़ों को लेकर सीरियस हो गए, क्योंकि ये जो आपके 15-20 नंबर दिलाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्योंकि आपको लगता है भाई हम IBPS PO प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, SBI PO प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, RRB PO प्रीलिम्स निकाल चुके हैं, IBPS क्लर्क निकाल चुके हैं, तो हम SBI क्लर्क भी निकाल लेंगे। मैं बताऊं, मैं अक्सर ये चीज़ देखा हूं कि SBI क्लरिकल में जितना प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, उतना तो किसी क्लरिकल के एग्जाम में नहीं होता है। SBI PO या SBI क्लरिकल बहुत चुनिंदा लोगों को निकलता है। इवन मैं देखता हूँ कि, और सेम केस RRB क्लर्क में भी खैर, RRB क्लर्क में भी देखा जाए, रिजल्ट आया है, कट ऑफ बहुत हाई गई है, ऐसा देखने को RRB क्लर्क में भी मिल रहा है कि भाई बहुत कम लोगों का निकल रहा है। और SBI क्लर्क में तो आज से नहीं, न जाने कब से बहुत कम लोगों का प्री निकल रहा था, और जिन अगर प्री निकला है 10 बच्चों का, तो उसमें बाई चांस जाकर किसी एक का सिलेक्शन होता था SBI के मेंस एग्जामिनेशन में। सेम एज इट PO में भी होता था कि भाई PO में प्री नहीं किसी का निकलता था, देन उसके बाद मेंस की तो बात ही अलग। तो जो SBI का एग्जामिनेशन है भाई, उसमें पहली बात तो आपके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो प्री ही निकालना है।
पहले तो आप क्या होता है कि कई बार हम अंदर से पूरा एकदम तैयार बैठे हुए हैं कि भाई क्या है, हम तो लगातार एग्जामिनेशन इस साल क्लियर करते आए हैं, आईपीएस निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाल लिए, तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता है, मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर कि मेरा निकल जाएगा। होता क्या है, 1-2 नंबर से भी अगर रुक गया आपका तो पूरा साल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत इंप्रूवमेंट होगा आपको। अर्थमेटिक के लिए 2-3 दिन का अगर आपका क्लियर है तब तो कोई बात ही नहीं है। मॉक टेस्ट में अगर आप 15 में से 7-8 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन बना ले रहे हैं, यानी अगर मैथमेटिक्स में अभी आप प्रेजेंट में मॉक टेस्ट में 25 तक अटेम्प्ट चले जा रहे हैं और आपका जो परसेंटाइल है मैथमेटिक्स में, सेक्शनल परसेंटाइल, वो अच्छा है, तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन ऐसा है कि भाई आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, आप 19, 20, 18 तक लटक जा रहे हैं, तो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। अर्थमेटिक को सेपरेट टाइम दीजिए, डेली आधा घंटा, और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाइए। ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनको अलग से पढ़ते भी रहिए डेली बेसिस पर 10-15 मिनट, और इन पर प्रैक्टिस भी करते रहिए, तो मैथमेटिक्स की चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में तो एक ही चीज़ मैं बताऊँ, रीजनिंग ऐसा होना चाहिए कि मुझे चाहिए 100% अटेम्प्ट विद योर 100% एक्यूरेसी। इससे नीचे आप क्लरिकल एग्जाम में, चाहे पीयू के एग्जाम में, इससे नीचे अगर आप आते हैं 100% वाली रीजन से नीचे आते हैं मैथ और रीजनिंग किसी भी एक में, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एक सब्जेक्ट आपका 100% वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें मैं 100% अटेम्प्ट करके आता हूँ विद माई 100% एक्यूरेसी, तभी आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। अगर इसमें आपसे छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन खराब हो जाएगा एनी हाउ। यानी अगर 35 क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन में आ रहे हैं और ज़्यादा जनता जो है, क्योंकि मैं लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ें हैं, तो मेरा जहाँ तक है कि 80 to 90% जो है वो लोग रीजनिंग में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उसमें लोग ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं। तो अब अगर रीजनिंग सेक्शन में आप 35 में से 29-28 अटेम्प्ट करके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ी होने वाली है और आप कट ऑफ से पीछे रहने वाले हैं। और कट ऑफ जो है, अभी अगर आप वैकेंसी की बात करें तो 5000 वैकेंसी है, बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कट ऑफ कहीं ना कहीं 75 to 80 या 80 प्लस के नियर अबाउट चली जाती है। तो अब अगर ऐसा हुआ कि एक पजल भी आपने रीजनिंग सेक्शन में बाय मिस्टेक आपसे नहीं बैठा तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। और ये चीज़ें क्यों होंगी, जब या तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लो या प्रैक्टिस आपने कम किया है। तो रीजनिंग में भाई 35 अटेम्प्ट करने के लिए क्या ही चाहिए भाई, 4-5 पजल आपके आते हैं, 20 नंबर यही कैरी करते हैं, सिलॉक्स आ जाता है, इनइक्वालिटी आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है, ब्लड रिलेशन आ जाता है, चाइनीज कोडिंग आ जाती है, आपका 35 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इतने में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि एक पजल में ही आप उलझ जाते हो और वो पजल ही नहीं बैठता है। जब वो पजल नहीं बैठता है तो भाई आपका पेपर ऐसे ही खराब होने वाला है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि भाई पजल पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, किसी भी तरीके का पजल हो, टफ से टफ और इजी से इजी लगाइए, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी में तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसको प्रिपेयर रखिए बिल्कुल। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन में भी भाई 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसके 2-3 नंबर कैरी करते हैं। अब इसमें अगर आप उलझ जाते हो तो भी दिक्कत होता है। ये सब भी चैप्टर क्लियर कर रहिए, नहीं क्लियर है तो सेपरेट पढ़ते रहिए और क्लियर करिए। और ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा तरीका तो है नहीं, तरीका यही है कि भाई प्रैक्टिस करते रहिए। इतना अगर आप करते हैं तो रीजनिंग सेक्शन में भी आप बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे। और अगर ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, पढ़ नहीं रखी है, तो भाई सर्च कीजिए, ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको मिलेगा। ब्लड रिलेशन नहीं आता है, ब्लड रिलेशन को पढ़िए, समझिए, उस पर प्रैक्टिस कीजिए, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब हम ओवरऑल बात कर लेते हैं कि ये सब चीज़ आप करते हैं सेपरेट बेसिस पर तो अच्छा है। कुछ ऐसे एस्पिरेंट हो सकते हैं जो सेपरेट बेसिस पर करना नहीं चाह रहे हैं, मतलब उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि सेपरेट ही करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिन में 4 मॉक टेस्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ दिन में 4 मॉक टेस्ट देना है। ये सब कंबाइंड प्रिपरेशन उसमें आपका हो जाता है। 4 मॉक टेस्ट हम कहाँ से लाएं, कौन से प्लेटफॉर्म का मॉक टेस्ट खरीदें, ये सबसे बहुत बड़ा डाउट है। मॉक टेस्ट आप कम से कम मिनिमम 2 सोर्सेज से देंगे, एक सोर्सेज पर डिपेंड होना ही नहीं है। 2 सोर्सेज का आप मॉक टेस्ट देंगे। अब वो 2 सोर्सेज कोई भी हो सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट पे एक वीडियो मैंने बना रखा है और मॉक टेस्ट की वीडियो अगर आपको देखनी है तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस रहते हैं, जाके देख लीजिए। प्री मेन सबको लेकर है, देख लीजिए, मॉक टेस्ट को लेकर भी है। अदरवाइज मॉक टेस्ट कौन सा चूज करना है आप चूज करिए, लेकिन 2 करिएगा। और दोनों पे अगर दिन में 3-4 मॉक टेस्ट देना है तो एक एक करके देना है, एक किसी से दे लेना है, एक किसी से दे लेना है, और ऐसे करके देते चलना है। बहुत सारे यूट्यूब पे, बहुत सारे गूगल पे फ्री मटेरियल भी मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, देख लीजिए। नहीं मिलते हैं तो बताइएगा, मैं सर्च करके आप लोग को बताऊँगा। तो 3-4 मॉक टेस्ट देंगे तो उसमें प्रैक्टिस होगा, और मॉक टेस्ट से पीछे हटना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। भाई एक आध ऑफलाइन भी आप दे सकते हो, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऑनलाइन ही दो।
ऑफलाइन प्रैक्टिस करो वो भी बेटर है। तो ये सब अगर आप करते हैं तो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 100% क्लियर होगा कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर परसेंटाइल मॉक टेस्ट में कम आ रहा है, 70 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो मेहनत करने की ज़रूरत है, ध्यान से बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि क्या किया जाए, कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन सब का आंसर आपको चैनल पर पड़ी बहुत सारी वीडियोस में मिल भी जाएगा। और इस वीडियो में भी मैंने आपको सफिशिएंट बता दिया कि किस सेक्शन में आप किस किस पोर्शन पर अगर आप मेहनत करते हो तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर ये आप करते हो, यानी 2-3 मॉक टेस्ट अभी से लगातार 50 दिन आप देते हो, 2, 3, 4, मतलब 4 2 तो अच्छा है, 3 2 तो भी अच्छा है, 2 दोगे तो मैं मानता हूँ यार सुबह शाम वाले सीन में 2 आप तभी दो। जो ऐसे बच्चे हैं जो सेपरेट प्रैक्टिस कर रहे हैं फिलहाल और सुबह शाम वो 2 दे सकते हैं तो ठीक है। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका ये सब बिल्कुल प्रिपेयर है, अब वो बिल्कुल बस एकदम निकालने की तैयारी में है कि कब आए एग्जाम हम दें और मेरा सिलेक्शन हो, तो वो 3-4 मॉक टेस्ट आपका दिन में देते रहे। तो ये हुआ आपका प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप इतना करते हो सीरियसली, ये सब काम के लिए आपको बहुत ही सीरियस होना है। और मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि ये भाई साहब सीरियस होने का टाइम है। इस टाइम में आपको 8 to 10 आवर्स खुद को देने हैं, खुद के लिए। और 8 to 10 आवर्स भी आपको कम पढ़ना चाहिए। जब अगर ये लगे कि भाई दिन के टाइम मेरे पास कम पड़ रहा है, मुझे और मैं अगर अभी 8 बजे उठता हूँ तो अब मैं सुबह 5 ही बजे उठूँगा, मैं रात को अगर जल्दी सो जा रहा हूँ तो थोड़ा लेट तक सोऊंगा, अगर ये सब फीलिंग्स आपको आ रही हैं तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। और 50-50 दिन में अगर आप 50-55 दिन में अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल आप राइट पाथ पे हैं और आपका इस साल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 20 मिनट प्लस आई थिंक जा चुका है। और कोई कमेंट और कोई डाउट हो कमेंट करिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश आप लोग को की जाएगी। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मेंस के लिए आएगी कि मेंस की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं सेपरेट, और देन उसके बाद प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की आएगी। आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लगे हैं सभी लोग। कमेंट करिए कि हाँ हम लोग तैयारी में लगे हैं सर, जैसी स्ट्रेटजी आपने बताया है उसको फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपसे आज के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।